अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक कदर बात कर रहा हूँ। आज हम शुरू करेंगे मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 48। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का टॉपिक 2.1.3 लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। ये लास्ट टाइम जो है वो 2015 के पास पेपर में भी जो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो उस हवाले से भी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो आइए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग लीनियर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है? The product of mass and velocity is called momentum. So, from the definition, the linear momentum is denoted by P is equal to summation I Pi is equal to summation I Mi Vi. But from the equation 3.1.5, summation Mi Vi is equal to कैपिटल MVC। ठीक है जी। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे हम लोगों ने समीशन MIVI को डोनेट किया था कैपिटल MVC के साथ, और वहाँ पे ये किस तरह से डोनेट हुआ था मैंने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया था। Therefore, it follows that P is equal to MVC। ठीक है, तो ये हो गया जी आपके पास फिर लीनियर मोमेंटम का एक रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। उसके बाद है कि अब हम लोगों ने जो सेकंड नंबर पे है एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को पता है कि एंगुलर मोमेंटम की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम L इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ R एंड P इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास हमें यहाँ पे जो है वो R की वैल्यू भी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और P की वैल्यू भी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दी सेंटर ऑफ मास। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इन दोनों की जो है वो सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे हमारे पास R की वैल्यू फाइंड होगी। R की वैल्यू क्या होती है? R की वैल्यू जो है वो प्रीवियस से, चूँकि ये टॉपिक जो है वो प्रीवियस टॉपिक से भी रिलेट कर रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास जो R आई था, जहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास को डिस्कस कर रहे थे, जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा चैप्टर 2 का, वहाँ पे मैंने RI की जो है वो वैल्यू फाइंड की थी, और वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया था अच्छे से कि RI जो है वो किस तरह से RI डैश प्लस RC से के इक्वल होता है। क्लियर है जी। जब इसका डेरिवेटिव हम लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आप लोगों को पता है कि जब पोजीशन वेक्टर R का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो वेलोसिटी के इक्वल होता है। सो डैट इज़, ये किस तरह आ जाएगा, RI का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा VI, RI डैश का आ जाएगा VI डैश, और RC का क्या आ जाएगा VC। ठीक है जी। ये तो आ गई आपके पास RI की वैल्यू। अब जो समीशन PI है इसकी वैल्यू किस तरह से आएगी? इसकी वैल्यू जो है वो आप लोगों को पता है कि P यहाँ पे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले फाइंड किया। समीशन PI इज इक्वल टू समीशन MI एंड VI।
तो आर आई की वैल्यू ये रही, और सॉरी आर आई की वैल्यू ये रही, वी आई की वैल्यू ये रही, और पी आई की वैल्यू ये रही। अब ये तीनों वैल्यूज़ जो है वो एंगुलर मोमेंटम में पुट कर दें। सो एल जो है वो हमारे पास इक्वल होता है समीशन एल आई इक्वल होता है समीशन आर आई क्रॉस पी आई। ठीक है जी, यहाँ पी आई क्रॉस आर आई, इससे जो है वो इतना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं पड़ता। अच्छा, वैसे हम यहाँ पे आर आई क्रॉस पी आई ही लिखते हैं, तो अभी यहाँ पे आर आई क्रॉस पी आई ही लिखें। अच्छा, आर आई की जब हमने वैल्यू पुट की तो ये आ गया आर आई डैश प्लस आर सी। इसी के साथ जब हमने पी की वैल्यू पुट की तो पी की वैल्यू क्या थी, एम आई वी आई। ठीक है, एम आई जो है वो कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगा। और वी आई की वैल्यू जो है वो यहाँ से हम लोगों ने अभी फाइंड की थी, वो यहाँ पे पुट कर दें। तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपके पास वी डैश प्लस वी सी। क्लियर है जी। अब क्या करेंगे, ये जो दो हमारे पास वेक्टर्स आए हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। एम आई जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर ही रहेगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। उसके बाद अब ये जो एम आई जिसको हमने बाहर रखा हुआ था, इसको इन तमाम वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें और समीशन को भी साथ जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा समीशन एम आई आर आई डैश क्रॉस वी आई डैश प्लस समीशन एम आई आर डैश क्रॉस वी सी प्लस आर सी क्रॉस समीशन एम आई वी आई डैश प्लस समीशन एम आई आर सी क्रॉस वी सी। क्लियर हो गया जी। ये चार वैल्यूज़ हमारे पास आ गई जो कि इक्वल हैं एंगुलर मोमेंटम के। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए नल एंड वॉइड कर देंगे। वो किस तरह से करेंगे वो देखिएगा कि जैसे कि बेसिक डेफिनेशन है, सबसे पहले ये जो टर्म है इसको हम लेके चलेंगे। एम आई आर आई डैश जो है ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है पी आई डैश की। और वी आई डैश को अगर हम लिखना चाहें क्रॉस पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में तो ये आ जाएगा हमारे पास आर आई। ठीक है, तो ये जो सारा का सारा है आर आई डैश क्रॉस पी आई डैश, ये किसके इक्वल आ जाएगा ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम एल डैश के। उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म थी हमारे पास ये सारी की सारी जो है वो किसके इक्वल होगी, एल डैश के। उसके बाद आप लोगों ने उसके बाद सेकंड टर्म देखिएगा यहाँ पे, उसके बाद आप लोगों ने पीछे पढ़ा था और प्रूव भी किया था कि समीशन एम आई आर आई डैश जो है ये ज़ीरो के इक्वल होता है। इसी तरह से समीशन एम आई वी आई डैश जो है ये भी ज़ीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कहीं देखें कि समीशन एम आई वी आई डैश मौजूद है तो वहाँ पे भी ज़ीरो पुट कर दें। अगर एम आई आर आई डैश भी कहीं पे मौजूद है तो वहाँ पे भी जो है वो ज़ीरो पुट कर दें। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास समीशन एम आई वी आई डैश मौजूद है, तो इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी जगह पे जब हमने ज़ीरो पुट किया तो आपके पास सिर्फ ये दो टर्म्स जो हैं वो बाकी रहेंगे। तो इन दोनों टर्म्स को आगे लेके चलते हैं। ये आ जाएगा एल इज़ इक्वल टू समीशन एम आई आर आई डैश क्रॉस वी आई डैश प्लस एम आर सी क्रॉस बी सी। ठीक है जी, ये क्या किया हम लोगों ने, ये जो समीशन एम आई था इसकी जगह पे हमने कैपिटल एम को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे हमने कैपिटल एम के साथ इसको रिप्लेस किया तो ये आ गया एम आर सी क्रॉस बी सी।
अब इस सारे की जगह पे अभी हम थोड़ी देर पहले प्रूव करके आए हैं कि ये सारा जो है ये किसके इक्वल है, एल डैश के। तो इसकी जगह पे एल डैश लगा दें और एम आप लोगों को पता है कि ये कांस्टेंट है, तो एम क्रॉस प्रोडक्ट के फर्स्ट टर्म के साथ लिख लें या सेकंड टर्म के साथ लिख लें, इसका जो है वो कोई फ़र्क इसे नहीं पड़ता। तो एम अभी इस वक्त आर सी के साथ है, तो अगर हम इसे वी सी के साथ लिखना चाहें तो इस तरह से आ जाएगा आर सी क्रॉस एम वी सी। ठीक है, तो ये जो था ये हमारे पास आ गया एक रिज़ल्ट, जिसमें एल जो है वो इक्वल है एल डैश प्लस आर सी क्रॉस एम बी सी। अब यहाँ पे सेकंड टर्म देखें, ये किसकी डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रही है, ये हमारे पास जो है ये डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रही है एंगुलर मोमेंटम की। तो इस सारी टर्म की जगह पे फिर हम लिख सकते हैं L इज़ इक्वल टू एल डैश प्लस, और इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। क्योंकि यहाँ पे आर सी है ना, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, आर सी भी है और वी सी भी है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने एल सी लिख दी है। यहाँ पे बुक वालों ने एल नॉट भी लिखा हुआ है, लेकिन अब आप लोग अगर एल सी लिखना चाहें तो एल सी भी जो है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या किया कि आप लोगों ने एक एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, उसके बाद थर्ड टॉपिक है हमारे पास कि हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड हो चुका, लीनियर मोमेंटम भी फाइंड हो चुका, अब थर्ड टर्म की बारी है काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। जी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए आप लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, टोटल काइनेटिक एनर्जी किसी भी सिस्टम की, वो किसके इक्वल होती है, वो हमारे पास इक्वल होती है T इज़ इक्वल टू समीशन 1/2 MI/VI² की। ठीक है जी, अब इस VI को हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा RI.² इंटू MI समीशन I, और यहाँ पे 1/2 भी जो है वो मौजूद है, इन्होंने गलती से जो है वो नहीं लिखा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो RI है, इसकी जगह पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट करना चाहें तो प्रीवियस टॉपिक से इसकी वैल्यू उठाएंगे, तो ये आ जाएगा RI इज़ इक्वल टू R.C प्लस R.I विच कैन आल्सो बी रिटन एज VI इज़ इक्वल टू VC प्लस VI डैश। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास T इज़ इक्वल टू 1/2 समीशन I MI R.C प्लस R.I डैश स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू समीशन MI VC प्लस VI डैश स्क्वायर। यहाँ पे ये 1/2 साथ साथ आ रहा है, इन्होंने गलती से जो है वो नहीं लिखा हुआ। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर दें। स्क्वायर ओपन होगा तो ये आ जाएगा V², यहाँ पे ये VC है, ये छोटा सा यहाँ पे C भी मौजूद है V के साथ, तो ये आ जाएगा V² प्लस VI डैश स्क्वायर प्लस 2VC इंटू VI डैश। ठीक हो गया। अब ये जो बाहर M समीशन MI और 1/2 मौजूद है, इसको इन तीनों टर्म्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी, तो अब आप लोग देख सकते हैं, इसको देखते हैं, हम इसको समराइज़ अभी करते हैं कि अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि समीशन MI और VI डैश ये किसके इक्वल होते हैं, ये ज़ीरो के इक्वल होते हैं। तो जहाँ जहाँ पे समीशन MI VI डैश हैं उनकी जगह पे क्या रख देंगे, ज़ीरो रख देंगे। तो आइए चलते हैं इसको ज़ीरो करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो थर्ड टर्म है, यहाँ पे समीशन MI VI डैश मौजूद है ना, तो उसकी जगह पे क्या रख देंगे, ज़ीरो। तो ये टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो कौन सी टर्म बचेंगी आपके पास, एक ये और एक ये। अच्छा,
अब आप लोग देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये भी काइनेटिक एनर्जी को ही शो कर रही है। इसमें भी हमारे पास जो बेसिक फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का वही है। क्या है इसमें 1/2 समीशन mi/v/c²। फ़र्क इसमें यहाँ पे कौन क्या है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जब इसको हम समराइज़ करेंगे, इसको फार्मूला इकट्ठा करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, ये भी कुछ इस तरह से आ जाएगा T=1/2 कैपिटल M/v/c²। और ये जो सेकंड टर्म है यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू vi'। इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी को भी हम किस तरह से शो करेंगे, T' के साथ। और इसकी काइनेटिक एनर्जी को किस तरह शो करेंगे, यहाँ पे बुक वालों ने T0 के साथ शो किया है, लेकिन अगर आप TC के साथ भी शो करेंगे ना तो वो गलत नहीं होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास पे टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी T=T0 प्लस T'। क्लियर है जी। तो ये है जी हमारे पास पे टोटल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। तो पास पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, उसमें कुछ जो है ना वो क्वेश्चन यही होते हैं और उनका सोल्यूशन भी यही होता है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा ना उसको घुमाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हों। तो लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग अगर समझ के पढ़ेंगे, रटाने लगाएंगे तो फिर आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ जाएगी कि ये पूछ क्या रहा है और जो आपने सोल्यूशन करना है उसका, उसमें क्या चेंजिंग आपने करनी है। तो अगर आप लोगों ने रट्टा लगाया होगा तो फिर तो आप लोग, अगर उसने थोड़ा सा घुमा के पूछा तो आप लोग तो वहाँ पे फंस जाएंगे, फिर आप लोग उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक की अच्छी से समझ आई होगी।